Hello everyone, welcome to Jatin Verma's IAS Academy YouTube channel. So today in this session we will cover 15 most important topics of international relations and places in news. हम वो टॉपिक्स कवर करेंगे जिनके बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं प्रीलिम्स में अपीयर होने के. ठीक है. You can also visit this website www.jatinverma.org and you can download this PT Reckoner 2020. You can visit this website to read daily current affairs summary and the current in-depth analysis of most important topics. Okay, so let's begin with the session. These are the topics which we are going to cover: SAARC 2.0, then India-US bilateral relations, and we will discuss most important foundational agreement between India and USA. Then we will cover India 2+2 strategic dialogue, NATO ally-like status to India, उसका क्या implication होगा. Then we will cover Quad, जो न्यूज़ में फ्रीक्वेंटली रहता है. देन वी विल कवर इंडिया एंड सेंट्रल एशिया. सेंट्रल एशिया का जो मैप है वो प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वी विल कवर दैट ऑल्सो. देन वी विल कवर दिस कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स. दीज आर द प्लेसेस विच वी आर गोइंग टू कवर. कैस्पियन सी, ठीक है. देन जॉर्डन, रेड सी, यूएई, पोर्ट ऑफ दुकुम, कजिन सारा लेक एंड मालदीव्स. ठीक है. Let's begin the session preparing for SAARC 2.0. तो SAARC 2.0 क्या है? We will discuss this. क्या हुआ? प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट किया, उसके बाद SAARC की वर्चुअल सबमिट हुई. ठीक है, which resulted into virtual summit of SAARC. अभी SAARC की जो सबमिट हुई वो कब हुई? जब न्यू दिल्ली ज़्यादा फोकस कर रहा है किस पे? बिम्स्टेक पे. इंडिया इज़ फोकसिंग मोर ऑन बिम्स्टेक. इस बीच में SAARC की वर्चुअल सबमिट हुई. दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग इट एज SAARC 2.0. SAARC वर्चुअल मीटिंग के आउटकम्स क्या थे? तो व्हाट आर द आउटकम्स? SAARC कंट्रीज डिसाइडेड टू इवॉल्व अ कॉमन स्ट्रैटेजी टू बीट COVID-19. ठीक है. To beat COVID-19, they decided that we will evolve a common strategy. Then we will also create a emergency fund. And then what happened? As usual, Pakistan used this occasion to raise the Kashmir issue again. Then what else? India has also offered online training to neighboring countries. SAARC countries को online training for health workers to scale up skills to beat COVID-19. ठीक है. तो इंडिया ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा है हेल्थ वर्कर्स को. इंडिया उनको मेडिसिन सप्लाई कर रहा है, PPE किट्स एंड टेस्ट किट्स टू SAARC कंट्रीज. COVID-19 इन साउथ एशिया उतना इम्पैक्ट नहीं है जितना यूरोप में है. ठीक है. ऑफ द टोटल कंफर्म्ड केसेस इन द वर्ल्ड, SAARC कंट्रीज अकाउंट्स फॉर ओनली 0.64 केसेस टिल डेट. ठीक है. What is the follow-up then? COVID-19 emergency fund create हो गया. Now within days all the countries except Pakistan contributed to it voluntarily. ठीक है. Voluntary contribution जो है COVID-19 emergency fund में start हो गया. except पाकिस्तान सारी countries agree कर चुकी हैं to donate. Now fund operationalize. It is neither controlled by India nor by any secretariat. ठीक है. ये फ़ंड जो है किसी कंट्री के कंट्रोल में नहीं है. तो प्रीलिम्स में ऐसे एक स्टेटमेंट आ सकता है कि जो COVID-19 इमरजेंसी फंड विच इज़ क्रिएटेड अंडर SAARC वर्चुअल समिट, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय इंडिया. तो वो स्टेटमेंट कम्प्लीटली रॉन्ग होगा क्योंकि इट इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय इंडिया. ठीक है. सिग्निफिकेंस क्या है? इंडिया की जो इमेजिनेटिव डिप्लोमेसी है दैट इज़ यूज्ड टू कम अप विथ workable cooperation between SAARC countries. That is why we are calling it as SAARC 2.0. Now what are the challenges? Challenges वही है, पाकिस्तान का नॉन कोऑपरेशन. Challenges suffered by SAARC countries. तो 2015 के बाद से SAARC जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में नहीं था बिकॉज 2000 जो ये पठानकोट अटैक हुआ एंड देन उरी अटैक, उसके बाद जो SAARC कंट्रीज़ हैं दे टोल्ड दैट वी आर नॉट गोइंग टू कोऑपरेट विथ पाकिस्तान. तो व्हाट हैपेंड देन? इंडिया स्टार्टेड फोकसिंग मोर ऑन बिम्स्टेक को रिवाइव किया एंड दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन बिम्स्टेक विच हैज़ मोर ट्रेड एंड ग्रेटर कनेक्टिविटी. ठीक है. कनेक्टिविटी अच्छी है बिम्स्टेक कंट्रीज़ में, और जो ये इशू है पाकिस्तान वाला वो भी नहीं है. तो देर इज़ more chances, there is more potential
to in BIMSTEC. BIMSTEC has better regional connectivity, we already discussed, via land and sea. तो अब SAARC कंट्रीज देख लेते हैं. देर आर 8 कंट्रीज. हाउ मेनी कंट्रीज आर इन SAARC? देर आर 8 कंट्रीज. कौन कौन सी हैं? अफ़गानिस्तान है, फिर पाकिस्तान, फिर इंडिया, देन फिर ये श्रीलंका है, मालदीव्स है, भूटान एंड बांग्लादेश. ये जो कंट्रीज़ हैं. फिर ये नेपाल भी है, सॉरी नेपाल भी है. तो टोटल देर आर 8 कंट्रीज इन SAARC. तो नाउ व्हाट हैज़ हैपेंड? गिवन what Pakistan has done to harm India's interest since the terrorist attack on the Uri, we already discussed Uri base in 2016, and it continuing resistance to cooperation against COVID-19, both New Delhi and its friendly neighbors need to start preparing themselves for SAARC 2.0. ठीक है. तो अगर इस केस में पाकिस्तान को बाईपास भी करना पड़े तो SAARC कंट्रीज़ को फोकस करना चाहिए कि वो SAARC को रिवाइव करे इस टाइम पे. ठीक है. नाउ SAARC के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा. SAARC वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1985. ठीक है. नेपाल. देन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज, टू प्रमोट कनेक्टिविटी, to increase trade between South Asian countries and to cooperate with other international and regional organization. ठीक है. तो ऑब्जर्वर स्टेट कौन कौन से हैं? चाइना है, जापान है, यूरोपियन यूनियन है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, एंड देन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ईरान आर अदर ऑब्जर्वर कंट्रीज इन SAARC. तो अब ये देख लेते हैं SAARC का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है. 21% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड देन 3% ऑफ वर्ल्ड एरिया. That is why it is highly populated region, and then it contributes 3.8% to global economy. ठीक है. Now BIMSTEC देखते हैं. BIMSTEC जो SAARC को रिप्लेस कर सकता है. It was formed in 1997, originally between Bangladesh, India, Sri Lanka, Thailand, and later Myanmar was also included. तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? 2 एशियन कंट्रीज़ हैं. याद रखेंगे इसको. 2 एशियन कंट्रीज़ हैं. कौन कौन सी? म्यांमार एंड थाईलैंड. तो ऐसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सी कंट्रीज़ हैं एशियन की जो SAARC की भी मेंबर है? वो है म्यांमार और थाईलैंड. ठीक है. नाउ BIMSTEC विच नाउ इंक्लूड्स 5 कंट्रीज फ्रॉम साउथ एशिया एंड 2 फ्रॉम एशियन. एक स्टेटमेंट ऐसे भी आ सकता है कि BIMSTEC इंक्लूड ओनली साउथ एशियन कंट्रीज़. तो ओनली साउथ एशियन कंट्रीज जब आएगा तो वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा. ओके. इट इंक्लूड्स ऑल द मेजर कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया एक्सेप्ट मालदीव्स, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. तो इसको कैसे याद रखेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं BIMSTEC में और कौन कौन सी नहीं हैं? तो ये हमारा BIMSTEC है. ठीक है. SAARC की कंट्रीज़ हैं इसमें, बट कौन कौन नहीं है? ये मैप कंट्रीज़ नहीं है. ठीक है. मैप से याद रखेंगे. मालदीव्स, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान नहीं है. कौन सी कंट्री इंक्लूडेड है? MT, म्यांमार एंड थाईलैंड. तो ये याद रखेंगे. इससे हमें याद रहेगा कि कौन कौन सी कंट्री BIMSTEC में हैं. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग SAARC कंट्रीज आर नॉट मेंबर ऑफ BIMSTEC? तो अभी हमने पढ़ा था मैप कंट्रीज आर नॉट द पार्ट ऑफ SAARC, but they are part of BIMSTEC. ठीक है. तो सॉरी it is part of SAARC but not BIMSTEC. तो ये है मालदीव्स, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो. तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा. ठीक है. अब आते हैं इंडिया US बायलैटरल रिलेशंस पे. ठीक है. क्या हुआ? फरवरी में US प्रेसिडेंट ने विजिट किया. तो नाउ व्हाट आर द की टेक अवेज फ्रॉम US प्रेसिडेंट्स विजिट? तो अथर्स्ट ऑन अर्ली कंक्लूजन ऑफ बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट. ये वन ऑफ द फाउंडेशनल एग्रीमेंट इन डिफेंस कोऑपरेशन. ठीक है. बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट. देन we spoke also about Blue Dot Network. India and US decided that they'll cooperate on Blue Dot Network. तो Blue Dot Network क्या है? Since China is expanding its footprint through Belt and Road Initiative, तो
US has come up with Blue Dot Network, and India and US are planning to discuss this Blue Dot Network. Terrorism पे there was no joint statement on CCIT, Comprehensive Convention on International Terrorism, which was mentioned in 2017 statement. तो इस बार इस पर कोई joint statement नहीं आया. Then Blue Dot Network क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं because it is important for prelims. Blue Dot Network was launched in 2019 on the sidelines of 35th Asian Summit by US, Australia and Japan. किसने लॉन्च किया? US, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान ने ब्लू डॉट नेटवर्क लॉन्च किया. सो इट इज़ अ मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव. अब ये किसके किसके बीच कोऑपरेशन होगा? गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन एंड प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, ये तीनों कोलैबोरेट करेंगे ब्लू डॉट नेटवर्क में. है क्या ब्लू डॉट नेटवर्क? It is expected to serve as a globally recognized evaluation and certification system for roads, ports, bridges. Blue Dot Network में क्या होगा कि we will focus more upon Indo-Pacific region. ठीक है, जो US बार बार mention करता है frequently, Indo-Pacific region, वहाँ पे focus होगा on infrastructure development. ठीक है, infrastructure projects would be graded. इनको क्या करेंगे? रेटिंग दी जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बेस्ड ऑन देयर इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड्स और लेबर स्टैंडर्ड्स. रेटिंग की जाएगी. उसके बाद जो है ये प्रोजेक्ट दे कैन ऑल्सो अट्रैक्ट प्राइवेट फंडिंग. ठीक है, इट्स नॉट ओनली स्टेट स्पॉन्सर्ड, दे कैन ऑल्सो अट्रैक्ट प्राइवेट फंडिंग आफ्टर दिस रिसीविंग रेटिंग्स. सो दिस सिस्टम वुड अप्लाई टू प्रोजेक्ट्स इन एनी सिटीजन सेंट्रिक कंट्री. दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिटीजन सेंट्रिक कंट्री, where citizens would like to evaluate such projects. Now Blue Dot Network को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं. It will serve as globally recognized seal of approval for major infrastructure projects. It is not exploitative. बोलते हैं BRI जो है it is exploitative because of its predatory lending and debt trap diplomacy. Okay, sorry, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी बाय चाइना. ठीक है, क्या करते हैं? ये लैंड करते हैं, देन अगर वो कंट्री पे नहीं कर पाती है तो दे एक्वायर दैट प्रोजेक्ट. ठीक है, बाय फैसिलिटेटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट दैट कम अंडर दिस नेटवर्क. प्रोजेक्ट दैट मीट द नॉर्म्स विल गेट अ ब्लू डॉट सर्टिफिकेशन. क्या होगा? ब्लू डॉट सर्टिफिकेशन दिया जाएगा एंड देन दे विल बी एबल टू अट्रैक्ट प्राइवेट फंडिंग. इट वोंट बी डिपेंडेंट ऑन स्टेट फंडिंग अलोन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. सो डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट मनी जो BRI में है, डायरेक्ट मनी इन्वॉल्व की होती है, जैसे स्टेट डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में contribute करेंगे. बट ब्लू डॉट डजंट इन्वॉल्व डायरेक्ट मनी सप्लाई एज इट रिलाइज ऑन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू. Now Blue Dot will require coordination among multiple stakeholders. ठीक है, when it comes to grading projects, setting the standard for global infrastructure development. Blue Dot network का ये जो है, it set the standard for global infrastructure development. It will be transparent and accountable system. Open होगा, inclusive होगा, because it focuses on citizen centric development. ठीक है, it will be mostly based on collaboration. देन इट विल बी फाइनेंशियली सस्टेनेबल, डेट ट्रैप वाली चीज़ नहीं आएगी. एंड देन सोशली एंड एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रोजेक्ट्स को फंड किया जाएगा एंड इट विल बी मोस्टली मार्केट ड्रिवन. सो दिस इज़ हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम BRI. नाउ क्योंकि 2017 में CCIT पे स्टेट जॉइंट स्टेटमेंट आया था, बट ये वाली विजिट में कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म पे. तो इट वॉज प्रपोज्ड बाय इंडिया इन 1996. ठीक है, द रेटिफिकेशन फॉर कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म इज इम्पेडेड ड्यू टू अपोजिशन फ्रॉम द US OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ओवर द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म इट इज़ अपोज्ड बाय US एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज. ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क विच मेक्स इट बाइंडिंग ऑन ऑल सिग्नेटरीज. ठीक है, ये जो CCIT रेटिफाई होगा तो इट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल सिग्नेटरीज टू डिनाई फंड्स एंड सेफ हेवन्स टू टेररिस्ट ग्रुप्स.
तो मेजर ऑब्जेक्टिव इसके क्या है, एक यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, ठीक है, एक सेम डेफिनेशन हो, नो गुड और बैड टेररिस्ट, ठीक है, कोई गुड और बैड टेररिस्ट ऐसा डिवीजन ना हो, एक यूनिवर्सल डेफिनेशन हो, ठीक है. देन UNGA विल अडॉप्ट इनटू देयर ओन क्रिमिनल लॉ, जो यूनिवर्सल डेफिनेशन होगी वो क्रिमिनल लॉ में अडॉप्ट की जाए, टू बैन ऑल टेरर ग्रुप्स, ठीक है, ऑल टेरर ग्रुप्स शुड बी बैन एंड देयर फंडिंग शुड ऑल्सो बी बैन. देन टू प्रोसिक्यूट ऑल टेररिस्ट अंडर स्पेशल लॉज. देन one another most important objective is that to make cross border terrorism an extraditable offense, ठीक है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को एक्स्ट्राडिटेबल ऑफेंस बना दिया जाए वर्ल्ड वाइड, ठीक है. तो व्हाट आर द हर्डल्स वी विल सी. तो हर्डल ये है कि यूनिवर्सल डेफिनेशन जो है वो जब गुड और बैड टेररिस्ट में डिफरेंस नहीं होगा तो यूएस क्यों वरीड है, यूएस और उसके अलाइज, क्योंकि समटाइम्स जो होते हैं इनके आर्मी के जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो यूएन मैंडेट के अंदर नहीं आती हैं वो इस डेफिनेशन के अंदर कवर हो जाएंगी, ठीक है. देन लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ क्यों वरीड हैं, बिकॉज क्योंकि उनके यहाँ जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज जो वायलेट हो रहे हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगे. देन वाई OIC इज़ वरीड, OIC is worried because they think that this convention will be used to target Pakistan and restrict their right of self-determination groups जो पैलेस्टाइन और कश्मीर में काम कर रहे हैं, ठीक है. These are the reasons, these are the hurdles. इसीलिए कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म 1996 से रेटिफाई नहीं हो पा रहा है या अडॉप्ट नहीं हो पा रहा है UNGA से, ठीक है. नाउ फाउंडेशनल एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड US. व्हाट आर द फाउंडेशनल एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड US. तो एक है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, देन लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट. ये जो फाउंडेशनल एग्रीमेंट है ये US के होते हैं, जो जनरली डिफेंस कॉपरेशन के लिए US साइन करता है विद अदर कंट्रीज. अगेन देन बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पेशल कॉपरेशन. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स, इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है, दे आर मेंट टू बिल्ड बेसिक ग्राउंड वर्क एंड प्रमोट इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन मिलिट्रीज, ठीक है. इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ेगी अगर ये एग्रीमेंट साइन होते हैं किसके बीच में, बिटवीन द बोथ मिलिट्रीज, एंड दे विल कम अप विथ कॉमन स्टैंडर्ड्स एंड सिस्टम. टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो है वो इजी हो जाएगा, बिकॉज ऑफ ये एग्रीमेंट नहीं साइन होते हैं तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, बहुत सारे टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाते दोनों कंट्रीज़ के बीच में. तो व्हाट इज़ दिस जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट. इट वाज साइंड इन 2002 बिटवीन इंडिया एंड USA. वाई, टू प्रोवाइड फॉर ग्रेटर टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन इन द मिलिट्री सेक्टर, ठीक है. नाउ आफ्टर साइनिंग दिस एग्रीमेंट दे कैन शेयर क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द US गवर्नमेंट एंड अमेरिकन कंपनीज विद whom गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग. प्लीज रिमेंबर दिस कि इंडियन प्राइवेट कंपनीज आर नॉट कवर्ड इन दिस फाउंडेशनल अग्रीमेंट. नेक्स्ट एग्रीमेंट लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट. ये साइन हुआ कब, 2016 में. 2016 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ. टू इट गिव्स बोथ द नेशन एक्सेस टू ईच अदर्स मिलिट्री फैसिलिटीज़, बट इसको याद रखना है कि ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, ठीक है. दोनों कंट्रीज़ का कोऑपरेशन कंसेंसस बेस्ड होगा, ये ऑब्लिगेटरी नहीं है टू शेयर मिलिट्री फैसिलिटीज़ अंडर दिस एग्रीमेंट. तो नाउ द एग्रीमेंट विल प्राइमरली कवर 4 एरियाज. कौन से, पोर्ट कॉल्स, जॉइंट एक्सरसाइजेस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, and then training. Next is communication compatibility and security agreement. It was signed in 2018, ठीक है. It is an India specific version of communication and information on security memorandum of agreement, ठीक है. It will be valid for 10 years and it would facilitate access to advanced defense system. और ये जो encrypted information है वो ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं शेयर कर पाएंगी, एंड द सेम थिंग कि ये इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाएगा, एंड इट विल इनेबल ग्रेटर कम्युनिकेशन बिटवीन द मिलिट्रीज ऑफ इंडिया एंड USA. नाउ बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट. बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट है टू फैसिलिटेट जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन, टू शेयर द सेंसिटिव डेटा बिटवीन बोथ द मिलिट्रीज, ठीक है.
These agreements can bring military advantage to India, though they have been politically contentious. ठीक है. Also, it is feared that they may undermine India's military autonomy. Now, areas of contention. What are the areas of contention in between Indo-US relations? So, पहला है bilateral trade deficit. ठीक है. ट्रेड डेफिसिट बहुत इंक्रीज हो रहा है, तो दैट इज़ वाई यूएस इज़ वरीड. ये $24.3 बिलियन था इन 2016, विच रिड्यूस टू 23.3 बिलियन. दिस इज़ द रीज़न जो यूएस है उसने स्टील पे, एल्यूमिनियम पे टैरिफ जो है इंक्रीज़ किया, सो दैट वो ट्रेड डेफिसिट वाले इशू को एड्रेस कर पाएँ. देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला इशू है, वी विल डिस्कस इट. टैरिफ का इशू है जो अभी मैंने डिस्कस किया कि 2018 में यूएस ने इंक्रीज़ किया टैरिफ किस पे, स्टील एंड एल्यूमिनियम पे, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर अदर कंट्रीज़ ऑल्सो जिनके साथ उनका ट्रेड डेफिसिट है. फिर हमारा एक वीज़ा का इशू है जो एक बोन ऑफ कंटेंशन है, H1B वीज़ा. ठीक है. देन वी हैव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इशू. यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, ये एक रिपोर्ट रिलीज़ करते हैं, स्पेशल 301. ठीक है. ये स्पेशल 301 रिपोर्ट है क्या? स्पेशल 301 ये उन इकोनॉमीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं जो यूएस की कंपनीज़ के लिए ट्रेड बैरियर्स लगाते हैं. ट्रेड बैरियर्स इन द फॉर्म ऑफ पेटेंट, कॉपीराइट और एनी अदर IPR. ठीक है. ये उन कंट्रीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं. तो इंडिया जो है यूएस के प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में आता है. ठीक है. ये भी एक इशू है. टैरिफ्स में एक और इशू है कि जैसे यूएस ने इम्पोज़ किया टैरिफ, मोर टैरिफ, और यूएस को एक और शिकायत है इंडिया से कि ये जो यूएस की बाइक है हार्ले डेविडसन, उस पर इंडिया में बहुत हाई टैरिफ है. तो यूएस इज़ आस्किंग इंडिया टू रिड्यूस दिस टैरिफ. नाउ जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस. जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस ये जो है, द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन रिमूव्ड इंडिया फ्रॉम GSP प्रोग्राम. क्या है ये GSP प्रोग्राम जिससे इंडिया को हटा दिया गया? तो ये जो GSP प्रोग्राम है, इट इज़ एन अम्ब्रेला प्रोग्राम दैट कंप्राइजेज बल्क ऑफ प्रेफरेंशियल स्कीम्स. इस GSP प्रोग्राम के अंदर जो पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको ड्यूटी फ्री एंट्री मिलता है, सो दैट वो भी डेवलप कर पाएँ. ठीक है. बाई इंडस्ट्रियलाइज नेशन टू डेवलपिंग कंट्रीज़, वो हमने डिस्कस कर लिया. तो ये जो है GSP रिमूव कर दिया इंडिया को. ऑलमोस्ट $5.6 बिलियन का जो है ट्रेड था वो बेनिफिट होता था GSP के अंदर. ठीक है. नाउ एग्रीकल्चर ट्रेड. इंडियाज़ 2019 रिटेलिटरी टैरिफ इंक्लूड US almonds, walnuts, cashews, apples. Also India imposed retaliatory tariff of 20% on शेल वॉलनट्स. ये इश्यूज़ हैं जो यूएस और इंडिया के बीच में अभी भी कंटिन्यू हैं. तो स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स क्या क्या हैं? स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स है अमेरिकन विड्रॉल फ्रॉम अफ़गानिस्तान, अमेरिका विड्रॉ करी अफ़गानिस्तान से, एंड द पॉसिबल रिवाइवल ऑफ तालिबान. तो जो यूएस और तालिबान के बीच में डिस्कशन हो रहा है उससे इंडिया वरीड है. वाई? बिकॉज इंडिया थिंक्स दैट सॉल्यूशन इन अफ़गानिस्तान शुड बी अफ़गानिस्तान ओन्ड एंड कंट्रोल्ड. ठीक है. तो तालिबान का अगर रूल आता है तो व्हाट विल हैपन, पाकिस्तान विल गेन ग्राउंड. ठीक है. विच इज़ नॉट गुड फॉर रीजनल पीस इन साउथ एशिया. दैट इज़ वाई इंडिया इज़ वरीड. देन दिस एक्ट of US countering American adversaries through sanction act, it affects India Russia defense relation. तो क्या है कि US ने बोला कि अगर आप S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लेते हो तो we will impose sanction, India will be imposed by sanctions. ठीक है. US will impose sanction on India under this act, countering American adversaries through sanctions act. इसमें क्या है कि जो यूएस है, ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया, अगर इनसे कोई कंट्री ट्रेड रिलेशन रखती है तो यूएस कैन इम्पोज सैंक्शन ऑन दैट कंट्री अंडर दिस लॉ. यूएस नाउ इंडिया यूएस 2+2 स्ट्रैटेजिक डायलॉग.
ये क्या है, इंडिया यूएस 2+2 स्ट्रैटेजिक डायलॉग. इट इज़ डायलॉग बिटवीन ऑफिशियल मीटिंग बिटवीन फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स. क्यों? टू इंक्रीज द कॉपरेशन, टू इंक्रीज द मिलिट्री, टू इंक्रीज engagement on multiple issues like defense, trade, policies, etc. and to increase cooperation in Indo-Pacific region and to counter terrorism. ठीक है, इंडो पैसिफिक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इंडो पैसिफिक में कॉपरेशन बढ़ाने के लिए 2+2 डायलॉग हो रहा है. ठीक है, द इनॉग्रल 2+2 इंडो-यूएस डायलॉग वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन 2018. नाउ द की आउटकम्स दैट both countries will sign industrial security annex. ठीक है, now they can share classified military information between India and US डिफेंस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग द प्राइवेट सेक्टर. ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके पहले जो अग्रीमेंट साइन हो रहे थे उसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं था. नाउ दे कैन शेयर द क्लासिफाइड मिलिट्री इंफॉर्मेशन विद द प्राइवेट सेक्टर टू. देन अनदर आउटकम, फाइनलाइजेशन ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव. ठीक है, दिस विल harmonize the two sides process for identification, development and execution of project under DTI. Again, another important thing, coalition of disaster resilient infrastructure. United States has announced its commitment to be the founding member of coalition for disaster resilient infrastructure. उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? CDRI का इंडिया में, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स में. Now NATO ally like status. So what has happened recently? Now US has given NATO ally like status to India. ठीक है, The National Defense Authorization Act or NDAA क्या है? The legislation provides for increased US-India defense cooperation in the Indian Ocean in the areas of humanitarian assistance, counter-terrorism, counter-piracy and maritime security. तो ये बहुत क्लियर है क्यों US चाहता है कि जो इंडियन ओशन है उसमें यूएस का इन्वॉल्वमेंट बढ़े, बिकॉज ऑफ इट्स पिवट टू एशिया पॉलिसी. ये एशियन कंट्रीज़ जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट नाउ बिकॉज ये मेजर ग्रोइंग सेंटर है वर्ल्ड का भी. एंड देन अनदर रीज़न इज़ टू कंटेन चाइना. ठीक है, चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट है वो साउथ चाइना सी एंड देन इन इंडियन ओशन वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. दैट इज़ वाई ये इंडिया को नाटो अलाई लाइक स्टेटस दिया, सो दैट दे कैन कोऑपरेट ऑन ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइजेस, काउंटर टेररिज्म एंड देन काउंटर पायरेसी एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी. सो इंडिया इज़ अ नॉन मेंबर नाटो अलाई. अगर प्रीलिम्स में एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ नाटो कंट्री, सो दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. इट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो. ठीक है, फॉर द पर्पज़ ऑफ आर्म्स एक्सपोर्ट एंड कंट्रोल एक्ट. नाउ बेनिफिट्स ऑफ दिस मूव. बेनिफिट क्या है इसके? नॉन नाटो अलाई लाइक स्टेटस अगर मिलता है तो जो इंडिया है वो यूएस के साथ या अदर नाटो कंट्रीज़ के साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में कोऑपरेट कर सकती है विद द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑन अ शेयर्ड कॉस्ट बेसिस. फिर ये नाटो कंट्रीज़ के साथ काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट कर सकती है. एंड देन purchase of depleted uranium anti-tank rounds, priority delivery of ships ये भी important है. Then it will clear the way to provide state of the art weapons and sensitive technology to India. क्योंकि इंडिया नाटो का मेंबर नहीं था तो बहुत सारे state of the art weapons थे, sensitive technology थी जो इंडिया को नहीं दी जाती थी. बट नाउ नाटो अलाई लाइक स्टेटस की वजह से इंडिया कैन हैव एक्सेस टू दीज weapons. Now India will also be able to take equipment and research material development project as loans. ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, अमेरिका की जो फाइनेंसिंग है उसको इंडिया यूज़ कर सकता है टू बाय और टू परचेस और टू लीज डिफेंस इक्विपमेंट. ठीक है, एंड रिसीव एक्सपीडिटेड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी. इसलिए ये नाटो अलाई लाइक स्टेटस बहुत सिग्निफिकेंट है. अब क्या है दूसरा सिग्निफिकेंस इसका, जो पाकिस्तान है उससे ये स्टेटस छीन लिया था यूएस ने 2017 में. ठीक है, साइटिंग द हार्बरिंग ऑफ ओसामा बिन लादेन एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेरर. अब क्या है, चाइना जो है अपना कॉपरेशन पाकिस्तान के साथ बढ़ा रही है. चाइना पाकिस्तान नेक्सस जो है काफ़ी फेमस हो रहा है. उनका जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और डिफेंस कॉपरेशन जो है चाइना पाकिस्तान का बढ़ रहा है. ऐसे केस में इंडिया को नॉन मेंबर नाटो अलाई लाइक स्टेटस मिलना बहुत
इम्पॉर्टेंट है फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस कमिटमेंट्स. सो है क्या नाटो? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ अ मिलिट्री अलायंस इस्टेब्लिश्ड बाय नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी इन 1949. कब? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद हुआ था. क्यों हुआ था? क्योंकि इनको प्रोवाइड करनी थी कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट सोवियत यूनियन. तो इसमें नाटो में होता क्या है कि अगर कोई कंट्री किसी नाटो मेंबर को अटैक करती है, ठीक है, कोई कंट्री नाटो मेंबर को अटैक करती है, तो वो उस पर्टिकुलर कंट्री पे अटैक नहीं माना जाएगा, वो पूरे नाटो मेंबर पे अटैक माना जाएगा अंडर आर्टिकल 5 ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी 1949. इट इज़ टू बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन ऑल मेंबर्स. ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज़ जो यूरोप की थी वो कहाँ आ गई? अंडर द सिक्योरिटी अम्ब्रेला ऑफ यूएस. एज ऑफ 2019 लास्ट मेंबर जिसने ज्वाइन किया है मोंटेनेग्रो बिकेम द लेटेस्ट मेंबर टू ज्वाइन द अलायंस इन 2017. ये नाटो मेंबर देख लेते हैं. ये कनाडा, यूएस और फिर ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो नाटो मेंबर हैं. Quadrilateral Security Dialogue. Quadrilateral Security Dialogue was held at the foreign ministers level for the first time on the sidelines of UN General Assembly. ठीक है, क्वाड बहुत इम्पॉर्टेंट है. जब से इंडो पैसिफिक रीजन को इतना सिग्निफिकेंस मिल रहा है, तो क्वाड इज़ करेंटली एन इनफॉर्मल, ठीक है, अभी ये इनफॉर्मल सिक्योरिटी डायलॉग है, पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये फॉर्मलाइज हो रहा है. ठीक है, इनफॉर्मल सिक्योरिटी डायलॉग है बिटवीन हुम? यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. ये आइडिया जो था 2007 में प्राइम मिनिस्टर, जापान के प्राइम मिनिस्टर ने प्रपोज किया था, बट ये फॉर्मलाइज कब हुआ? 2017 एशियन समिट. ऑल 4 मेंबर्स रीजॉइंड इन नेगोशिएशन टू रिवाइव द क्वाड अलायंस. ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? टू प्रमोट फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक. टू प्रमोट फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक क्यों? क्योंकि चाइना का जो एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है, एग्रेसिव डिप्लोमेसी है, उसकी वजह से देयर इज़ नीड टू कोऑपरेट to discuss collective efforts in group shared commitments and close cooperation on counter terrorism, disaster relief exercises, maritime security and cooperation development. तो क्वाड इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि चाइना का जो अग्रेशन है साउथ चाइना सी में, इंडियन ओशियन में, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है. दैट इज़ वाई इट इज़ रिक्वायर्ड. और जो चाइना है वो भी बोलता है कि इट इज़ टू कंटेन आवर राइज. जो क्वाड है टू कंटेन इट्स राइज, इसलिए ये क्वाड के अगेंस्ट है. नाउ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्वाड. इट इज़ एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीलैटरल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. स्टेटमेंट 1. देन वी विल रीड स्टेटमेंट 2. इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप वन मैकेनिज्म, वन आर्किटेक्चर दैट कॉम्प्लीमेंट्स एंड सप्लीमेंट्स अदर फॉर्मेट्स टू प्रमोट द फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक. ठीक है, तो स्टेटमेंट गलत कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? करेक्ट पूछ रहा है यहाँ पे. तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, बिकॉज जस्ट नाउ वी हैव रेड कि प्रमोट फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, तो ये तो ठीक है. बट व्हाट अबाउट द फर्स्ट स्टेटमेंट? हमने पढ़ा था कि इट इज़ इनफॉर्मल सिक्योरिटी डायलॉग, इट इज़ नॉट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. इसको याद रखेंगे, प्रीलिम्स में ऐसे स्टेटमेंट ट्विस्ट करके आ सकता है. तो आंसर होगा बी. Only the second statement is correct here. Next question. Recently India got NATO ally-like status. Which of the following statement are correct? So as per agreement, India has to spend 2% of GDP on defense on voluntary basis. ठीक है, statement 1 ये है. Then statement 2, it will clear the way to provide state-of-the-art weapons and sensitive technology to India. ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था कि sensitive technology प्रोवाइड करेगा, बट ये जो 2% GDP ऑन डिफेंस है, वो जो स्पेंड करना है, ये स्टेटमेंट होगा इनकरेक्ट, क्योंकि ये किसके लिए है? ये नाटो कंट्रीज़ के लिए है एंड इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर. इसीलिए आई वॉज सेइंग कि प्लीज़ रिमेंबर इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर. तो ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत. सो आंसर इज 2 ओनली. नाउ ब्लू डॉट नेटवर्क रिसेंटली न्यूज़ इज अबाउट, इट इज़ अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट. क्या होगा इसमें? रेटिंग मिलेगी प्रोजेक्ट्स को और फिर वो अट्रैक्ट करेंगे
इन्वेस्टमेंट, ठीक है. इट इज़ नॉट साइबर सिक्योरिटी एग्रीमेंट, इट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट. देन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया. सेंट्रल एशिया बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए क्योंकि इसका मैप बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ एट द लॉन्च ऑफ इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर टॉक्ड अबाउट सेटिंग अप एयर कॉरिडोर्स. तो एयर कॉरिडोर सेट करने की बात क्यों हो रही है? क्योंकि इंडिया के पास कोई भी डायरेक्ट रूट नहीं है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लिए, ठीक है. क्यों? पाकिस्तान जो है इट डजेंट अलाउ अस टू गो. तो इसकी वजह से जो ट्रेड रिलेशंस हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं हो पाए हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ. और फिर इंडिया को जो सी रूट है वो बहुत लंबा ट्रैवल करके फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ तक आना पड़ता है. दैट इज़ वाई जो है कॉम्पिटिटिव भी नहीं है हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट. जो लिंक्स हैं वो स्ट्रेंथन नहीं हो पाए हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सेस टू सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, ठीक है. More about it, availability of air corridor can boost trade, ठीक है, we have already discussed this. Then ICABC is launched by Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry in partnership with industry bodies of Central Asian countries. तो focus क्या है? Trade relations को strengthen करना, ठीक है. India's efforts to connect with region. तो इंडिया ने कौन कौन से efforts अभी तक किए हैं टू कनेक्ट विथ रीजन? कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी, जैसे हमारी एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी है वैसी कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी कब लॉन्च हुई? 2012 में. टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल रिलेशन एंड टू इंक्रीज स्ट्रैटेजिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन एंड देन टू स्ट्रेंथन लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप इन एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज. तो हम देखते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे नेचुरल रिजर्व्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. बट वी डोंट हैव एनी गुड ट्रेड लिंक्स विद सेंट्रल एशियन कंट्रीज ड्यू टू लैक ऑफ एक्सेस टू लैंड रूट. इसलिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ नेचुरल रिजर्व्स. देन फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग कब हुआ? इट वॉज हेल्ड इन 2019 इन उज्बेकिस्तान, ठीक है. इट वॉज को-चेयर्ड बाय MEA, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया. नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है अशगाबाद एग्रीमेंट. इंडिया हैज़ एक्सीडेड टू द अशगाबाद एग्रीमेंट एन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर फैसिलिटेटिंग ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड पर्शियन गल्फ, ठीक है. ये याद रखेंगे कि सेंट्रल एशिया और पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करता है ये अशगाबाद एग्रीमेंट. पर्शियन गल्फ है इंडियन ओशन में, ये कनेक्ट करता है सेंट्रल एशिया से. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया क्योंकि ये जो ये रूट है दैट विल बी शॉर्टर देन जो रूट अभी ट्रेडिशनली फॉलो करते हैं. तो अशगाबाद एग्रीमेंट केम इनटू फोर्स इन अप्रैल 2016. इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इन्हांस कनेक्टिविटी बिटवीन यूरेशियन रीजन. और किसको कॉम्प्लीमेंट करेगा ये? INSTC को, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को कॉम्प्लीमेंट करेगा. अशगाबाद एग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान पर्शियन गल्फ में है, ओमान भी पर्शियन गल्फ में है. ये दोनों कंट्री हमारी सेंट्रल एशिया में है. इनके बीच में साइन हुआ था. फिर ये कतर भी था इसमें बट इसने विड्रॉ कर लिया है इससे अशगाबाद एग्रीमेंट से. अशगाबाद agreement is international transport and transit corridor between Central Asia and Persian Gulf. We have already read this. It aims to develop shortest trade route between Central Asian countries and Iranian and Omani ports. Now significance for India, as we have already discussed, कि Central Asia को connect करेगा Indian Ocean से. That is why it is very significant, and then it will complement this INSTC for enhanced connectivity. तो अब ये देख लेते हैं अशगाबाद एग्रीमेंट क्या है. ये जो ईरानियन और ओमानियन पोर्ट्स हैं उनको कनेक्ट करेगा, ठीक है, सेंट्रल एशिया से. और ये हमारा इंडिया है. तो ये जो रूट है जो ट्रेडिशनल रूट फॉलो होता था ये वाला, सॉरी, ये जो ट्रेडिशनल रूट फॉलो होता था इस वाले से शॉर्टेस्ट रूट होगा. तो जो है हमारे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट जो है कम कॉस्टली होंगे. दैट इज़ वाई दिस एग्रीमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. और फिर यहाँ पे हमें पता है कि इंडिया डेवलप कर रहा है चाबार पोर्ट, ठीक है. फिर ये जो अशगाबाद एग्रीमेंट है ये और इम्पॉर्टेंट हो जाता है. नाउ वी विल सी व्हाट इज़ दिस नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर.
अभी जस्ट नाउ वी डिस्कस कि ये हमारा ट्रेडिशनल रूट है। तो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या है? मल्टी मोडल नेटवर्क है। इसमें शिप्स, रेल एंड रोड रूट तीनों इंक्लूडेड होंगे। बिटवीन हुम? इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान, अर्मेनिया, अज़रबैजान एंड रशिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप। तो ये यूरेशियन कंट्रीज़ जो हैं, यूरेशियन कंट्रीज़ और इंडियन ओशन को लिंक करेगा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। नाउ कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया। तो 5th कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया समिट हेल्ड इन ताजिकिस्तान on 15 June 2019. ठीक है। Now more about it. It is intergovernmental forum to enhance cooperation towards promoting peace, security and stability in this region, and it is a forum based on recognition there is close link between peace, security and stability in Asia and rest of the world. This is obvious. एशिया में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे पीस और सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी नहीं है। तो अगर एशिया सिक्योर होगा, पीसफुल होगा, तो इट विल कंट्रीब्यूट टू वर्ल्ड पीस। ओके, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1919। ठीक है, कब इस्टेब्लिश हुआ? 1999। तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ इंक्लूडेड होंगी? ओनली दोज कंट्रीज़ कैन पार्टिसिपेट जिनकी टेरिटरी का कोई भी पार्ट एटलीस्ट एशिया में आता हो। सिर्फ वही कंट्रीज़ मेंबर बन सकती हैं जिनकी टेरिटरी का कोई पार्ट एशिया में आता हो। तो प्रेजेंटली 27 मेंबर्स हैं। ठीक है, इंडिया इज़ अ मेंबर सिंस इट्स इंसेप्शन। तो ये याद रखेंगे कि इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। नाउ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़, वी विल कवर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस जिनके बहुत ज़्यादा चांसेस है प्रीलिम्स में अपीयर होने के। तो 5 कैस्पियन सी स्टेट्स रीच्ड अ ब्रेक थ्रू अग्रीमेंट ऑन सोवरेन राइट्स टू द कैस्पियन सी। अब इशू क्या था? जो कैस्पियन सी था वो क्लियर नहीं था कि वो लेक है या फिर सी है। उसकी वजह से जो कैस्पियन सी के जो लिटोरल स्टेट है वो कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे और कंट्रीज़ के बीच में बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स थे। तो उसको क्लियर करने के लिए इन्होंने एक अग्रीमेंट, ठीक है, आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन तब से ये इशू चला आ रहा था। तो उसके बाद अब ये जो ब्रेक थ्रू अग्रीमेंट है दैट विल क्लियर the sovereign rights to the sea. It paves the way for new oil and gas extraction and pipelines. जो कैस्पियन सी है, बहुत सारा नेचुरल रिजर्व्स है यहाँ पे, तो इट विल क्लियर द वे फॉर दीज प्रोजेक्ट्स। नाउ जो इनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो एंड हो गया। तो नाउ कैस्पियन सी क्या है? सी है या लेक है? व्हाट इज इट? ये सी और लेक में से कुछ भी नहीं है। नाउ इट हैज़ गॉट अ स्पेशल लीगल स्टेटस। ठीक है, स्पेशल लीगल स्टेटस मिला है इसको। ना ही ये सी होगा ना ही ये लेक होगा। द सरफेस वाटर विल बी इन कॉमन यूसेज। सरफेस वाटर सब कॉमन होगा, सब यूज़ कर सकते हैं। नाउ फ्रीडम ऑफ एक्सेस होगा फॉर ऑल लिटोरल स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ सरफेस वाटर। बट द सी बेड को जो है उन्होंने डिवाइड कर लिया एंड इट ऑल्सो अलाउज ईच टू ले पाइपलाइंस। अब क्या होगा कि कोई पाइपलाइन है, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए दे नीड ओनली कंसर्ट ऑफ नेबरिंग स्टेट्स। पहले क्या था कि दे वर गेटिंग कंसर्न फ्रॉम ऑल द कंट्रीज ऑफ कैस्पियन सी, तो उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट कभी रिजॉल्व हो ही नहीं पाता था। तो नाउ दे आर टेलिंग कि हम बस कंसर्ट लेंगे किससे? नेबरिंग कंट्रीज से। It also removes a legal barrier to building a trans-Caspian gas pipeline from Turkmenistan to Europe. The new agreement states that the development of seabed reserves will be regulated by separate deals between Caspian nations in line with international law. तो special legal status issue कब से start हुआ था? Collapse of Soviet Union से, in order to divide up the waters and its natural resources. It also allows each to lay pipelines, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, and they need only consent of neighboring states. तो कैस्पियन सी में कौन कौन से लिटोरल स्टेट हैं वो देख लेते हैं। इसके लिए कोड है रुक टू ईरान भाईजान। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये वो कंट्रीज़ हैं जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, कैस्पियन सी के लिटोरल स्टेट्स हैं। रुक से रशिया, के से कज़ाकिस्तान, टू से तुर्कमेनिस्तान, ईरान क्लियर है, और भाईजान से अजरबैजान। ठीक है,
ये कैस्पियन सी है, ये लिटोरल स्टेट है रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान एंड अजरबैजान। इसको ऐसे याद रखेंगे, रुक टू ईरान भाईजान। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट ओपन आउट टू द कैस्पियन सी। ठीक है, अभी हमने याद किया था रुक टू ईरान भाईजान, तो उसके हिसाब से कजाकिस्तान तो मेंबर है, देन रशिया भी है, कौन नहीं है, जॉर्जिया एंड अर्मेनिया। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, नाउ जॉर्डन एंड रेड सी। What has happened? Jordan has unveiled its first underwater military museum in the Gulf of Aqaba. ठीक है, The vehicles imitating a battle formation have been stationed at coral reef in Red Sea. तो इसने म्यूजियम क्यों बनाया है? टू अट्रैक्ट टूरिस्ट। अब यहाँ पे टूरिस्ट ज़्यादा क्यों आते हैं? जो कोरल रीफ्स है ना, वो वर्ल्ड में हर जगह डिप्लीट हो रही हैं, डिप्लीशन ऑफ कोरल रीफ्स, बट जो गल्फ ऑफ अकाबा है स्टिल यहाँ की कोरल रीफ्स जो है डिप्लीट नहीं हो रही हैं, दैट इज़ वाई इट अट्रैक्ट्स मोर टूरिस्ट. The aim of the museum is to offer new and unique museum experience where adventure-loving tourists can experience the interaction between sports, the environment and display pieces. तो अब जॉर्डन और रेड सी देख लेते हैं. रेड सी के लिटोरल स्टेट्स, ये हमारा गल्फ ऑफ अकाबा है. ठीक है, कौन कौन से स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ हैं यहाँ पे? सिनाई पेनिनसुला है, ये वो इजिप्ट का पार्ट है. देन हियर इट इज़ जॉर्डन, एंड देन हियर इट इज़ सऊदी अरेबिया. ये है गल्फ ऑफ अकाबा. ठीक है, ये हमारा रेड सी है. रेड सी जो है वो जाके दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, गल्फ ऑफ अकाबा एंड गल्फ ऑफ सुएज. ठीक है, अब रेड सी में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं हमारा यहाँ पे देख लेते हैं. ये तो हमें याद हो गया, इजिप्ट, फिर इज़राइल, जॉर्डन एंड दिस सऊदी अरेबिया. फिर हम आ जाते हैं येमेन. ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, येमेन और सऊदी अरेबिया बहुत बड़ी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं. फिर यहाँ पे है सूडान. ठीक है, फिर एरिट्रिया, जिबौटी. ठीक है, ये जो कंट्रीज़ हैं वो लिटोरल स्टेट्स हैं रेड सी का. तो रेड सी और मेडिटेरियन सी प्रीलिम्स में हमेशा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ओपन्स अप इनटू द रेड सी. तो अभी हमने पढ़ा था कि जॉर्डन तो है गल्फ ऑफ अकाबा में, येमेन भी है, इजिप्ट भी है और सूडान भी है. तो व्हाट इज़ द राइट आंसर? इट इज़ ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी. नाउ यूएई क्यों था न्यूज़ में? बिकॉज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड्स. ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड क्या है? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है. कहाँ का? यूएई का. और ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके पहले इट वॉज अवॉर्डेड टू रशियन प्राइम प्रेसिडेंट, ब्रिटेन्स क्वीन एंड चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिनपिंग. ठीक है, इनको ये मिला था. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया. यूएई का लोकेशन देख लेते हैं, ये है पर्शियन गल्फ में. ठीक है, याद रखेंगे कि यूएई जो है वो पर्शियन गल्फ में है. वेस्ट एशियन कंट्रीज़ सारी इंपॉर्टेंट हैं प्रीलिम्स के लिए, तो प्लीज़ पे अटेंशन. ये हमारा पर्शियन गल्फ है. ठीक है, फिर यहाँ हमारा ईरान है, और ये हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है. जो हमारी जो पार्ट 1 था इंटरनेशनल रिलेशन का, उसमें हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ बहुत डिटेल में कवर किया था. तो ये सेपरेट करता है इनको, और ये कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को और इंडियन ओशियन को. ठीक है, ये वन ऑफ द मेजर चोक पॉइंट्स है वर्ल्ड में. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, पोर्ट ऑफ दुकुम. India has secured access to key port of Duqm in Oman for military use and logistical support. ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओमान में जो है पोर्ट ऑफ दुकुम का एक्सेस मिला है इंडिया को. Duqm port is located in southern Oman on the Arabian Sea and around 500 kilometers from Strait of Hormuz. अभी हमने डिस्कस किया, इट इज़ वन ऑफ द मेजर चोक पॉइंट्स. तो ठीक है, 500 किलोमीटर अवे है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से. दैट इज़ वाई इट इज़ सिग्निफिकेंट. द पोर्ट सिट्स ऑन नॉर्थ वेस्टर्न एज ऑफ इंडियन ओशन एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स ईजी एक्सेस ऑनवर्ड इनटू द रेड सी. अभी हमने रेड सी भी डिस्कस किया था. तो रेड सी का भी एक्सेस है पोर्ट ऑफ दुकुम से. देन पर्शियन गल्फ को भी कनेक्ट करता है, और फिर ये हमारे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास में है. दैट इज़ वाई पोर्ट ऑफ दुकुम इज सिग्निफिकेंट फॉर इंडियाज़ national security. The recent framework agreement is aimed at bolstering Omani-American military relations. The service of Duqm port and dry dock will be available for maintenance of Indian military vessels. ठीक है,
अब हम ये देख लेते हैं पोर्ट ऑफ दुकुम इतना सिग्निफिकेंट क्यों है. अभी हमने डिस्कस किया क्योंकि ये हमारे जो है अरेबियन सी में है, और यहाँ से जो चाइना डेवलप करी है पोर्ट ऑफ ग्वादर पाकिस्तान में, उसके पास में है. फिर हम यहाँ पे ईरान में चाबार पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, उसके भी पास में है, इसलिए पोर्ट ऑफ दुकुम इम्पॉर्टेंट हो जाता है. और फिर ये अरेबियन सी, इधर रेड सी है, इनको कनेक्ट कर रहा है, तो ये बहुत सिग्निफिकेंट पोजीशन पे है पोर्ट ऑफ दुकुम. दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया. नाउ कजिन सारा लेक. कजिन सारा लेक क्या है? द कजिन सारा लेक इन नेपाल इज़ लाइकली टू सेट अ न्यू रिकॉर्ड ऑफ बीइंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेक. तो पहले कौन सी थी? ये लेक टिलिचो विच वॉज इन मनांग डिस्ट्रिक्ट, और ये जो कजिन सारा लेक है वो भी मनांग डिस्ट्रिक्ट में ही है. इट इज़ लाइकली टू अर्न द डिस्टिंक्शन ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेक विच इज़ करेंटली हेल्ड बाय टिलिचो लेक. इट इज़ लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 5200 मीटर्स. कैसे बनाए? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो वाटर मेल्ट हुआ है उससे ये नया लेक बना है, कजिन सारा लेक इन नेपाल. मालदीव्स क्यों न्यूज़ में था? बिकॉज अभी कोविड-19 की वजह से इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, और समुद्र सेतु मीनिंग सी ब्रिज एज अ पार्ट ऑफ नेशनल एफर्ट टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम ओवरसीज़. ठीक है, तो हमारा जो ऑपरेशन था समुद्र सेतु वो मालदीव्स में जो हमारे इंडियन सिटीजन थे उनको वापस लाने के लिए लॉन्च किया गया. ठीक है. The Indian Navy has been directed to make suitable preparation for their evacuation by sea. ये ऑपरेशन सेतु है, और ये हमारा मालदीव्स है. मालदीव्स का कैपिटल माले. ठीक है, ये यहाँ से श्रीलंका है, लोकेशन देख लेते हैं. फिर ये लक्षद्वीप है. So thanks to all of you, and please like and comment. Please comment and let me know if you want me to discuss on some other topic, and you can also join Jatin Verma's Telegram channel to get the latest PDF and current affairs. So thanks to all of you.